सोचो, एक इंसान बिल्कुल शांत लेटा है, आंखें बंद, जैसे गहरी नींद में हो। ये गहरे बेहोशी की हालत, जहां इंसान सोया हुआ दिखता है लेकिन उसे उठाया नहीं जा सकता, कोमा कहलाती है। जबकि उनके शरीर में सांस लेने जैसे जीवन के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क की गतिविधि काफी कम हो जाती है। कोमा एक जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि बेहोशी का एक स्पेक्ट्रम है। कोमा की गंभीरता और अवधि उसके कारण के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है। कुछ लोग दिनों या हफ्तों में होश में आ सकते हैं, जबकि अन्य लंबे समय तक कोमा में रह सकते हैं। कोमा में व्यक्ति सपने नहीं देखते, दर्द महसूस नहीं करते या इस स्थिति में अपने समय की कोई यादें नहीं रखते। कोमा को समझने के लिए मस्तिष्क की जटिल कार्य प्रणाली और चेतना को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन को समझना होगा। मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो हमारे विचारों, भावनाओं, गतिविधियों और चेतना के लिए जिम्मेदार है। जब इस जटिल नेटवर्क में खराबी आती है तो इससे कोमा आ सकता है। यह व्यवधान कई कारणों से हो सकता है, जिनमें दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक, गंभीर संक्रमण, ऑक्सीजन की कमी और ड्रग ओवरडोज शामिल हैं। मस्तिष्क का तना, जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, चेतना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सांस लेने, हृदय गति और नींद जागने के चक्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के तने को नुकसान अक्सर गंभीर कोमा से जुड़ा होता है, क्योंकि यह इन आवश्यक कार्यों को बाधित कर सकता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क की बाहरी परत, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें भाषा, स्मृति और जागरूकता शामिल है। सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी उन्नत इमेजिंग तकनीकें डॉक्टरों को मस्तिष्क की कल्पना करने और चोट या असामान्यता के क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देती हैं। कोमा एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है, जिसमें बेहोशी के अलग अलग स्तर होते हैं। डॉक्टर मरीज की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग करते हैं। गहरे कोमा में प्रतिक्रिया की पूर्ण कमी होती है। जैसे जैसे कोमा की गंभीरता कम होती जाती है, मरीज वानस्पतिक अवस्था में बढ़ सकते हैं और सुधार से न्यूनतम चेतन अवस्था हो सकती है। जब किसी व्यक्ति के कोमा में होने का संदेह होता है, तो तत्काल चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंतर्निहित कारण का निदान करने और रोगी की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इमेजिंग स्कैन जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई मस्तिष्क की कल्पना करने के लिए आवश्यक हैं। एक बार कोमा का कारण निर्धारित हो जाने के बाद उपचार अंतर्निहित स्थिति को दूर करने पर केंद्रित होता है। वानस्पतिक अवस्था चेतना का एक विकार है जो मस्तिष्क की गंभीर चोट के बाद हो सकती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति जागता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जागरूकता का कोई संकेत नहीं दिखाता है। वानस्पतिक अवस्था में लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं, नींद जागने के चक्र हो सकते हैं और यहां तक कि कुछ बुनियादी सजगता भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि वे आदेशों का जवाब नहीं देते हैं, अपनी आंखों से वस्तुओं को ट्रैक नहीं करते हैं या संचार या उद्देश्यपूर्ण गति का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। वानस्पतिक अवस्था में लोगों के लिए रोग का निदान अत्यधिक परिवर्तनशील होता है और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मस्तिष्क की चोट का अंतर्निहित कारण और व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य शामिल है। कुछ लोग हफ्तों या महीनों में वानस्पतिक अवस्था से उभर सकते हैं, जबकि अन्य वर्षों तक इस अवस्था में रह सकते हैं। रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और जटिलताओं को रोकने के लिए सहायक देखभाल आवश्यक है। जबकि कोमा, वानस्पतिक अवस्था और न्यूनतम चेतन अवस्था चेतना के विकारों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें कैटेटोनिया और मस्तिष्क मृत्यु से अलग करना महत्वपूर्ण है। कैटेटोनिया एक न्यूरोसाइकियाट्रिक सिंड्रोम है जो मोटर व्यवहार, भाषण और प्रतिक्रिया में असामान्यताओं की विशेषता है। कैटेटोनिया वाले व्यक्ति गतिहीनता, मूकता, विचित्र मुद्राएं और दोहराव वाली हरकतें प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि वे अनुत्तरदायी दिखाई दे सकते हैं, वे अक्सर अपने परिवेश के बारे में जानते हैं। कैटेटोनिया विभिन्न मनोरोग और चिकित्सा स्थितियों के संदर्भ में हो सकता है और अक्सर उपचार के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देता है। दूसरी ओर
मस्तिष्क मृत्यु मस्तिष्क के तने सहित सभी मस्तिष्क कार्यों की अपरिवर्तनीय समाप्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह मृत्यु का कानूनी और चिकित्सा निर्धारण है। कोमा के विपरीत, जहां ठीक होने की संभावना होती है, मस्तिष्क मृत्यु स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है। कोमा से ठीक होने की यात्रा अक्सर लंबी और अनिश्चित होती है। रिकवरी की सीमा और गति कई कारकों के आधार पर बहुत भिन्न होती है, जिसमें मस्तिष्क की चोट का कारण और गंभीरता, रोगी की उम्र और संपूर्ण स्वास्थ्य और प्राप्त चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता शामिल है। परिणामों में सुधार के लिए अंतर्निहित कारण का जल्द पता लगाना और उपचार करना महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क में खुद को ठीक करने और फिर से तार करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। पुनर्वास वसूली क्षमता को अधिकतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिजिकल थेरेपी मांसपेशियों के शोष और संकुचन को रोकने में मदद करती है, जबकि व्यावसायिक चिकित्सा खोए हुए कौशल को फिर से हासिल करने और किसी भी विकलांगता के अनुकूल होने में सहायता करती है। स्पीच थेरेपी संचार कठिनाइयों के साथ सहायता करती है और संज्ञानात्मक पुनर्वास स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान क्षमताओं को बेहतर करने पर केंद्रित है। पूरी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्रियजनों का समर्थन सर्वोपरि है। कोमा का निदान मरीजों के परिवारों और प्रियजनों के लिए भावनात्मक रूप से विनाशकारी हो सकता है। उनकी स्थिति के बारे में अनिश्चितता और अज्ञात का डर भारी पड़ सकता है। परिवार अक्सर सदमा, अविश्वास, क्रोध और गहरा दुहक अनुभव करते हैं। सहायता समूह और परामर्श परिवारों को एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान कर सकते हैं। विशेषज्ञता वाले चिकित्सक से बात करने से परिवारों को तनाव प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। कोमा रिकवरी की यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन परिणाम व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। उल्लेखनीय रिकवरी की कहानियां आशा और प्रेरणा प्रदान करती हैं।